तैयार है जी। नहीं बारेगा। कोई बात नहीं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न, इसको आप पढ़ लीजिए। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। पहले तो स्पष्ट है, देखिए कितने रुपए में। मैं इसको थोड़ा ऐसे रिवीजन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ तो मत जाइए। 3900 रुपये में क्या क्या खरीदा है? 3 बल्ला और 6 गेंद। मतलब ये फिक्स नहीं है कि 3 बल्ले का कितना दाम, 6 गेंद का कितना दाम, दोनों का मिलाकर टोटल 3900 रुपया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3900 रुपये में क्या खरीदा है? 3 बल्ले यानी बल्ला और 6 गेंदें, दोनों का टोटल योग यानी कि दोनों का टोटल रुपया कितना है? 3900 रुपया। अब ये तो रुपया नहीं है, तो इसको रुपये में बनाने का मतलब क्या है? अगर हम इस बल्ले और गेंदें दोनों में से एक एक का रुपया मान लेते कि एक बल्ले का दाम x रुपया और एक गेंद का दाम y रुपया, तो अब झट से बता दोगे कि एक बल्ले का दाम x रुपया है तो 3 बल्ले का 3 गुना यानी 3x। एक गेंद का y रुपया मानोगे तो 6 गेंद का कितना? 6y। तो इसको हमने रुपए में बदल दिया। 3 बल्ले का हमने रुपए में निकाल दिया। अगर एक बल्ले का x रुपया है तो 3 का 3x। इसी प्रकार इसको ऐसे हटा दो, ये 1 का है ना, उसी प्रकार से 6 गेंद का, जिसमें 1 का y मानोगे तो 6 का 6y, दोनों का टोटल योग प्रश्न के आधार पर इतने के ही बराबर रहेगा। अर्थात ये एक प्रकार का समीकरण बना। ऐसे बनाते हैं। क्या ये सरल है? क्या ये सरल है? नहीं ना? तो क्या करेंगे मनीष बताओ? क्या सोची? ये सरल है क्या समीकरण? तो क्या करेंगे? नहीं, सबसे पहले x को पहले सही मान पर करेंगे ना। सरल का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये समीकरण सरलतम रूप में है? तो क्या करेंगे सरलतम में बनाने के लिए? सब में 3 का भाग देंगे। जा रहा है ना 3 का भाग? ये कह रहा हूँ, ठीक। मतलब इसको अगर 3 से डिवाइड कर दोगे तो x ही केवल बचेगा। इसको 3 से डिवाइड कीजिए 2y, और इसको 3 से डिवाइड कीजिए 1, 3 3 9 और ये 00। अब बन गया ये सरल समीकरण। अब ये क्या है? सरलतम रूप में है। तो पहला समीकरण पहले प्रश्न के आधार पर प्राप्त कर लिए। यही चीज जो एक बल्ले का x और एक गेंद का y माने हो, इन्हीं के आधार पर दूसरे प्रश्न में देखो क्या कह रहा है, उसको भी ऐसे बनाएंगे। बाद में उतने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद, एक और बल्ला मतलब एक और बल्ला और 3 गेंद। तो एक बल्ला का मतलब एक बल्ला को तो माने हो, तो 1x प्लस 3 गेंद का मतलब 3y हो जाएगा रुपया में, बराबर दोनों का टोटल योग इसने दे दिया है 1300। यह भी समीकरण यही है नहीं है? 2y 3y है, ठीक। मतलब दोनों अलग अलग है। अब हमें इन दोनों का क्या करना है? ये तो बीजगणितीय निरूपण था, अब इसका ग्राफीय निरूपण। तो वही ग्राफ बनाना होता है। अब ये समझ आ गया तो इसको लिखने का तरीका क्या है? सिंपल चीज, जैसे पहला वाला क्वेश्चन हल किए थे। पहले माने थे 1 का, फिर प्रश्न के आधार पर 3 का 6 का लिखोगे, अब फिर प्रश्नानुसार लिख दोगे कि 3x प्लस 6y बराबर टोटल, और उसके बाद सरलता में बदल कर समीकरण बना दोगे, ठीक है। तो क्या ये लिख पाएंगे? बोलिए मनीष, कोई दिक्कत है? ना सर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत थोड़े झट से लिख लीजिए। ये नहीं,
मैं बोल रहा हूँ कैसे बनाना है इसको, ये दिखना है। ए गुरुजी कलम तो माना ला एक बल्ला तथा एक गेंद का मूल्य, लिखिए सर। माना एक बल्ला तथा, यहाँ लिख देता हूँ, हो गया सर जी। बल्ला तो था। क्या लिखेंगे, झट से लिख लीजिए राख से। माना एक बल्ला तथा एक गेंद का दाम क्रमशः ₹X तथा ₹Y है। तो प्रश्नानुसार, प्रथम प्रश्नानुसार लिख दीजिए, प्रथम प्रश्नानुसार, प्रथम प्रश्नानुसार इसमें लिखा था 3 बल्ले और 6 गेंद का, तो एक बल्ले का x है तो 3 का 3x, और एक गेंद का y माने हैं तो 6 गेंद का 6y बराबर टोटल योग प्रश्न के आधार पर ये 3900 रुपये में खरीदा गया है। या यहाँ से लिख करके 3 से डिवाइड कर रहे हैं, x हो जाएगा 3 गुना के 6 यानी कि 2 आएगा बराबर 1300, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार द्वितीय प्रश्नानुसार, द्वितीय प्रश्नानुसार, द्वितीय प्रश्न में एक और बल्ला खरीदा गया, मतलब एक और बल्ला का एक x ही माना गया है, एक बल्ला या एक और बल्ला का मतलब, और 3 प्रकार की गेंद खरीदा गया। तो 3 प्रकार की गेंद का मतलब 3y बन जाएगा, और ये टोटल कितने में खरीदा गया, 1300 रुपये में। इस प्रकार से दूसरा समीकरण बना। तो अभी तक हमने क्या बनाया, बीजगणितीय निरूपण। अब इन दोनों समीकरणों का ग्राफ आपको बनाना है, अब बना कर लाएंगे, ठीक। इस प्रकार से क्वेश्चन बना सकते हैं। नोट कर लीजिए जल्दी। हो गया ना। तो देखिए, उम्मीद कर रहा हूँ कि इसी प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको झट से विजन कर लीजिए। ऐसी एकदम सिंपलेस्ट सवाल है। देखिए, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, अलग अलग दाम पर। अब ये नहीं दिया है कि 2 किलोग्राम सेब का कितना रुपया, 1 किलोग्राम अंगूर का कितना रुपया, दोनों का टोटल योग बता दिया 160 रुपया। तो अब इसमें भी क्या करोगे, 2 किलोग्राम सेब का और 1 किलोग्राम अंगूर का, मतलब कि 2 किलोग्राम में से 1 किलोग्राम का x रुपया मानोगे और 1 किलोग्राम अंगूर का y रुपया। तो इसमें लिखा है 2 और 1, इन दोनों का टोटल योग 160 रुपया है। तो 2 किलोग्राम ये सेब है और ये अंगूर है, इतना किलोग्राम। अब आप समझिए कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का टोटल योग दाम 160 रुपया। तो ये रुपए में नहीं है जैसे यहाँ पर दिखाया। तो करेंगे क्या, हम लिखेंगे माना 1 किलोग्राम सेब का, 1 किलोग्राम सेब तथा 1 किलोग्राम अंगूर का दाम क्रमशः x रुपया तथा y रुपया है। तो यहाँ ऐसे लिखेंगे तो 2 किलोग्राम का 2 गुना मतलब 2x
और 1 किलोग्राम का तो वाई रुपये माने ही है, तो वाई बराबर 160 समीकरण बन जाएगा। ऐसे प्रथम प्रश्नानुसार लिख करके, ठीक है। फिर द्वितीय प्रश्नानुसार लिखेंगे और उसमें लिखा है 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर। तो 4 किलोग्राम और 2 किलोग्राम अंगूर का टोटल दिया है 300 हो जाता है। मतलब 4 किलोग्राम का 4x हो जाएगा और ये 2y ऐसे। अब इनको सरल करेंगे, ये सरल है ये सरल नहीं है, इसको सरल करने पर 2 से डिवाइड किया, 2x प्लस y बराबर 2 एक कम 2 और 10 आएगा, 2 25 10 185 आ गया समीकरण नंबर 2। मनीष समझ में आया? 300 है जी 300 कहाँ से आया है? 300 इसे डिवाइड कीजिए 2 से, है सर। 2 से 3 है ना, हाँ, तो 300 में 2 का भाग दे दो। सिंपली 300 में 2 का भाग देने का मतलब उसका आधा करना है। तो 300 का आधा कितना होता है? 150 150। तो 2 एकम 2 1 बचेगा, 1 और 0 10, 10 में भाग दो 2 से, 2 25 10। कहाँ से आया है सर वो? कौन ये हाँ क्वेश्चन में दिया है? दिया है। हाँ ये दिया है कि 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का दाम 300 हो जाता है। तो ये कोई दाम नहीं था पहले, हमने बनाया जब इसको x और y के रूप में मान लिया। तो 1 कम मानेंगे तो 4 का 4 गुना हो जाएगा, तो इसलिए 4x लिख दिया। तो इसको पहले लिखेंगे तब वो समीकरण ऐसे बनाएंगे। मैं समझा दिया उसको सर कैसे लिखेंगे। सिंपल सी बात है, माना 1 किलोग्राम सेब तथा 1 किलोग्राम अंगूर का दाम क्रमशः x रुपया तथा y रुपया है। जहाँ पर ये लिखा हूँ बल्ला और गेंद, वहाँ पर क्या लिख देंगे? माना 1 किलोग्राम सेब जी तथा 1 किलोग्राम अंगूर अंगूर का दाम क्रमशः ऐसे लिख देंगे। फिर ये लिखिए, बना लीजिए। बन जाएगा ना? अगर बन गया तो ये हम कल इसका ग्राफ देखेंगे कैसे आपको बनाना है, ठीक है। ग्राफ बना कर लगेगा। तीसरा सवाल है। हाँ तीसरा सवाल है, ये दूसरे सवाल का था। इन दोनों को हमने बीजगणितीय रूप में लिख दिया। आपको ग्राफ बनाना है और ये तीसरे सवाल का ग्राफ बना कर लाएंगे, ठीक है। बाकी इन्फॉर्मेशन इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये प्रश्न 3 के लिए रहेगा, ठीक। 3 के लिए इन्फॉर्मेशन ऐसे आपको लिखना है। करना क्या होगा, सेब अंगूर यहाँ पर बल्ला और गेंद के स्थान पर सेब अंगूर लिख करके ये बना लेंगे, ठीक है। अब अगले टॉपिक में आते हैं, रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल। तो कुछ याद करो कि पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने क्लास 9 में आपने पढ़ा था ग्राफी विधि से 2 समीकरणों का मान ज्ञात करना, या किसी भी समीकरण का ग्राफ बनाने के लिए ग्राफी विधि से हल करते थे। x और y के मानों को सारणी में बदल करके या सारणी में लिख करके जो बिंदुएं प्राप्त होता था उनको दर्शा करके हल निकालते थे। वो क्लास 9 में पढ़े। अब यहाँ क्या करना है, रैखिक समीकरण युग्म का जो ग्राफी विधि से हल होगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये एक प्रकार से टेबल के रूप में उभर कर आता है। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि किसी भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो हल होता है वो कितने प्रकार का हल होता है, और साथ में अगर हल है तो उसकी निर्भरता किस पर होती है। इस पूरे समीकरण को हम लोग निकाय भी कहते हैं। जैसे हमारा शरीर क्या एक निकाय है या काय, इसको बोलते हैं ऐसी भाषा में काय या निकाय, यानी कि इस पूरे शरीर का सिस्टम एक निकाय है जिसके अंदर छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, अंग हैं, ये सब मिल करके आपस में शरीर को संचालन करते हैं, तो एक निकाय कहलाता है। तो समीकरण निकाय जो होता है उसका सामान्य समीकरण हमने लिखा था एक बार, याद है? 2 चर वाले का पहला क्या था, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। उसी में एक चीज दिखाया जाता है, सामान्य समीकरण। लिखिएगा ध्यान से, सामान्य समीकरण
पहला है, यहाँ पर लिखता हूँ, वहाँ पर टेबल बना दूंगा और समझाऊंगा। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इन दोनों समीकरण निकाय का जब हम लोग हल ज्ञात करते हैं, या तो विलोपन से या प्रतिस्थापन से, तो ये चीज़ें आप कक्षा 9 में पढ़े हैं। इस कक्षा 10 में एक और विधि आ जाएगी, उसका नाम है वज्र गुणन विधि। 3 विधि पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। अब ये तीनों विधियों में कौन सा आसान होगा ये तो हल करने पता चलेगा। तो देखिए, इन दोनों से संबंधित जो 2 प्रकार के समीकरण जाते हैं, वो दोनों समीकरण a1 b1 c1 a2 b2 c2, इनके मान बदल बदल करके दिए जाते हैं। तो इससे हमें अलग से समीकरण उभर कर आता है। अगर हम ऐसे ही लिख दें x प्लस 2y बराबर 3, तो क्या यह समीकरण इस समीकरण के जैसा है या सामान्य रूप में है? आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि अचर वाला दाहिनी तरफ है और इसमें बाईं तरफ। तो इसको सामान्य रूप से इस प्रकार बनाने के लिए आप इसको क्या करेंगे, बाईं ओर लिख देंगे, माइनस हो जाएगा और बराबर में 0। अब यह पहले वाले सामान्य समीकरण की तरह दिखाई दे रहा है। अब ध्यान समझिए, इस सामान्य समीकरण में और इस वाले समीकरण में, जो कि इसी के आधार पर ये समीकरण लिखा गया है, दोनों में अंतर क्या दिखाई दे रहा है और समानता क्या है? इसमें x है पहला पद, इसमें भी x है। इसके आगे a1 लिखा है, तो इसके आगे नहीं है तो 1 लिखा है। ठीक है, 1 नहीं है तो 1 लिखा है। मतलब हम समझ गए कि a1 का मान 1 है। किसी को बोलते हैं गुणांक, किसका? x का। y का गुणांक क्या है? और 2 किसका मान है? b1 का। अचर का मान क्या है? -3। जिसमें x y ना हो वो अचर कहलाता है। अचर पद भी बोलते हैं। ये भी पद है, ये भी पद है, ये भी पद है। तो ये कौन सा पद? x चर राशि वाला। ये कौन सा? y चर राशि वाला। और ये अचर पद। कुल मिलाकर के इसमें कितने पद हैं? बाईं तरफ 3 पद, 2 चर वाला पद और 1 अचर वाला पद। अगर इसको भी लेंगे तो कुल मिलाकर के 4 पद। लेकिन इसमें पद इसमें नहीं दिखाया जाएगा। समीकरण न रहे तब आपको पद बोलना है, अगर है तो पद नहीं बोलना है। ठीक, समीकरण समीकरण आएगा। व्यंजक कहेंगे इसको, समीकरण है ये। व्यंजक तो तब बोलते हैं जब बराबर चिन्ह न लगा हो। ठीक है, तो उसी व्यंजक को हम लोग बहुपद बनाए थे। अब बराबर लगा दो, क्या बन गया? समीकरण। ठीक, आप समझिए। अब इसमें a b c का आपने मान प्राप्त कर लिया। तो जब भी 2 समीकरण देता हो तो आपको उनके गुणांकों को लिखना होता है। अगर ये पहला समीकरण है तो इस पहले समीकरण से इसकी तुलना करके हम लोगों ने क्या किया? a1 b1 c1 का मान लिखा। तो a1 बराबर 1, b1 बराबर 2 और c1 बराबर -3 चिन्ह के साथ। अचर वाला देखो, अचर वाला है, ये हो गया -3। इस प्रकार से गुणांकों को प्राप्त करके संबंध स्थापित करेंगे। बिल्कुल सरल है, ध्यान समझिएगा। ये पूरी टेबल समझ में आ जाएगी। इस टेबल का रिवीजन कर लेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज देखिए, एक और समीकरण लिख देता हूँ। अभी कुछ ऐसी करूँगा, वहाँ पर लिखूँगा। मान लीजिए 3x - 3y प्लस में 7 बराबर 0 लिखा। अगर ये दूसरा समीकरण है तो इस दूसरे वाले सामान्य समीकरण से तुलना करोगे, तो तुलना करने पर a2 b2 c2 के मान प्राप्त हो जाएंगे। a2 का मान कितना है? 3 चिन्ह के साथ, प्लस से तो लिखने की जरूरत नहीं है। b2 का मान -3, c2 का मान ये आ गया। अब हम ये कहें कि क्या इनकी गुणांकों का अनुपात बराबर है? आंसर नहीं। अनुपात बराबर होने का मतलब a1/a2 1/3 आएगा। समझिए, अगर इनकी गुणांकों का, इन दोनों के गुणांकों का अनुपात, समान अनुपात
A1 बटे में A2, देखो A1 बटे में A2 बराबर करके B1 बटे में B2 बराबर C1 बटे में C2। अभी डेमो चला रहे हैं, डेमो पहली स्थिति में A1 बटे A2। अब देखिए मान रखिए A1 का मान 1 बटे में A2 का मान 3 दिख रहा है ना। B1 2 है बटे B2 -3 है बराबर C1 -3 और C2 7 तो क्या ये अनुपात बराबर है? जानता रहे नो 1/3 के बराबर 2/3 नहीं है नहीं है। और 2/3 के बराबर 3/7 नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 1/3 के बराबर 3/7 भी नहीं है, यानी तीनों आपस में बराबर नहीं है। तो हम कहेंगे कि अगर इन्हीं दोनों के संबंधित, इन्हीं दोनों को संबंध लेकर के ऐसे दिखे, अगर पहले वाले गुणांक ही बराबर न हो तो हम इन दोनों समीकरणों को बिना हल किए बता सकते हैं, या इन दोनों समीकरणों का बिना ग्राफ बनाए बता सकते हैं कि इन दोनों समीकरणों का ग्राफ किस प्रकार का होगा। इसको बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। मतलब जब भी आपने ग्राफ बनाया था उसमें ये देखा था कि इस समीकरण का ग्राफ, मान लो मैंने कल्पना कर लिया ऐसे बना दिया, ऐसे इस समीकरण का ग्राफ ऐसे बना, ठीक, और इस समीकरण का ग्राफ ऐसे बना दिया। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि इस समीकरण और इस समीकरण का एक ही स्थान पर कटान बिंदु है, तो इसको बोलेंगे प्रतिच्छेदी। काट रही है एक स्थान पर, तो ये प्रतिच्छेदी कब होगा, इसी को बताने के लिए इनके गुणांकों को लिख करके जो अनुपात बनाते हैं इसी से पता कर लिया जाता है कि इन दोनों का ग्राफी निरूपण कैसा होगा। तो 3 स्थिति आती है, पहला प्रतिच्छेदी, दूसरा समांतर और तीसरा संपाती। ठीक है, इनका अध्ययन करके पता कर सकते हैं कि इन दोनों समीकरणों का ग्राफी निरूपण किस प्रकार का होगा बिना हल किए। हमने तो ग्राफ बनाकर दिखाया ना, हम लोग ये भी करेंगे, दोनों काम करेंगे, इस तरह भी पता करेंगे और इन दोनों का ग्राफ भी बनाकर देखेंगे कि क्या वास्तव में है कि नहीं है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, तब इसको टेबल इन्फॉर्म में लिख दूंगा, सब समझ में आ जाएगा। इस टेबल को लिखने की आपको ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, बस अगर किताब है तो इसमें देख लीजिए, नहीं तो यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको समझा रहा हूँ, इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से छाप देंगे। तो अभी तक हमने देखो क्या किया, अभी नोट नहीं करना है। अच्छा एक एग्जाम्पल लेता हूँ, समझाता हूँ। तो देखो इसमें कुछ इसी में से एग्जाम्पल ले लेता हूँ और क्या बताया जाता है। अच्छा एक मिनट देखिए, इसको इसी का हमने क्या किया, अनुपात बनाया। तो इस अनुपात में क्या दिखाई दे रहा है, पहले वाला जो A1/A2 है वो B1/B2 के बराबर नहीं था, नहीं ना है यहाँ पर, तो हम पहले वाले स्थिति को ले लिया। अब इसका मतलब हमने ये कह दिया कि जब पहले वाले अनुपात बराबर न हो तब इन दोनों समीकरणों का ग्राफी निरूपण प्रतिच्छेदी होगा, हमने कह दिया। अब हम चेक करते हैं होता है कि नहीं होता है। अब क्या करना पड़ेगा, दोनों का ग्राफ बनाना पड़ेगा, बना के दिखाता हूँ, समझ में आ जाएगा। और इसके बाद टेबल इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। देखो एक चीज़ और याद कर जाइए, कोई भी दो समीकरण का ग्राफ यदि एक दूसरे को कहीं भी काटे, या तो एक बिंदु पर या तो अनंत बिंदु पर, तो अगर वो काटेगा तभी उसका हल निकलेगा। और अगर वो काटता है तो वो दोनों समीकरण निकाय संगत कहलाते हैं। संगत का मतलब है कि उनका हल ज्ञात किया जा सकता है। अगर एक दूसरे को नहीं काटते हैं, दोनों रेखाएं इस प्रकार से हैं, पहला ऐसे है दूसरा ऐसे है, एक दूसरे क्या हो जाए समांतर, तो क्या ये आगे बढ़ाने पर और कहीं काटेगा नहीं ना। जब काटेगा ही नहीं तो हल क्या निकलेगा, कुछ नहीं। हमने कह दिया कि जब दोनों अगर एक ही स्थान पर काटे, या ऐसे पहला वाला ऐसे है और दूसरा वाला इसी के ऊपर है, इसी के ऊपर, तो कितनी में काट रहा है, काटते ही जा रहा है, ऊपर है तो काटते ही जा रहा है, तो कितनी में काटेगा, अनंत बार। तो उसी स्थिति में भी हल अनंत हो जाएगा। एक बिंदु पर काटा तो बोलेंगे केवल एक हल। जब ये दोनों स्थिति आती है तो हम कहते हैं कि दोनों
जो ये ग्राफ है, जिस समीकरण का ग्राफ बना था, पहला प्रतिच्छेदी, दूसरा समपाती, तो ये दोनों जो हैं, यह दोनों समीकरण संगत है, यानी उनका हल ज्ञात किया जा सकता है। ये चीज़ें हैं, अभी टेबल बनाएंगे समझ में आ जाएगा। बनाते हैं इसका झट से। हमने इसके बारे में बता दिया है कि ये क्या है, प्रतिच्छेदी। अब चेक करते हैं। पहला समीकरण ले लिया, x + 2y - 3 = 0। दूसरा, पहले इसको बना लेते हैं। देखो सिंपल चीज़ है, 3 को इधर कर दें, x + 2y = 3, 2y को भी इधर कर दो, इससे आसान होता है। 3 ये इधर आ करके -2y। अब y के कोई भी मान रखो, x मान निकल कर आएगा। तो हमने रखा y = 0 फटाक से, क्योंकि ये पूरे 0 हो जाएगा, तो x = 3। तो यहाँ लिख दिया x = 3। मनीष हल कर लोगे ना, सिंपल चीज़ है। y का मान 0 रखा, तो 2 × 0 का मतलब 0, और 3 - 0 = 3, तो x = 3 लिख दिया, x = 3। तो इस स्थिति में बिंदु क्या प्राप्त होगा, 3, पहले x वाला फिर y वाला, ठीक है। अब क्या रखें, y का मान कोई भी रख दो, y का मान 1 रख दो, 2 रख दो तो माइनस में आ जाएगा। 1 रखोगे तो 2 का 1 में गुणा 2, और 3 में से 2 घटाने पर 1, तो x = 1, ठीक। ले लेते हैं, तो y बराबर रखा 1, तो x का मान भी मिलेगा 1। तो इस स्थिति में निर्देशांक बनेगा 1,1। पहले समीकरण का 2 बिंदु प्राप्त हो गया। दूसरा ये वाला, 3x - 3y + 7 = 0। इसको इधर लाया, 3x - 3y = -7, और 3y इधर आएगा तो धनात्मक, तो उसको पहले लिख देता हूँ। जो धनात्मक है उसको पहले लिखो, और -7 को बाद में। 3 भी उधर ले जाना है, इसी से बहुत दिक्कत होता है। अगर ये नहीं रहता तो ये पूर्ण संख्या में ही मान प्राप्त होता है। कोई भी y का मान रखो, पूर्ण संख्या में प्राप्त होगा। लेकिन ये है तो इसको इधर लाने पर क्या होता है, डिवाइड। इसलिए ये सोच समझ कर रखना पड़ता है कि यहाँ y का कौन सा मान रखो जिसमें से 7 घटा दें और फिर 3 से डिवाइड करने पर भाग लग जाए, तो सोचना पड़ेगा। तो y का मान 0 रखोगे तो 0 - 7 -7 आएगा, और -7 में 3 का भाग नहीं लगेगा। y का मान रखा 1, तो 3 - 7 कितना आएगा, 4, 4 में 3 का डिवाइड नहीं लगेगा। y का मान रखा 2, तो 2 × 3 = 6, और 6 में से 7 घटाने पर -1 या 1 मानो -1 आएगा, तो -1 में 3 का भाग नहीं लगेगा। जो रखने पर भिन्न में प्राप्त हो रहा है उसको कैंसिल करते जाएंगे, हमें उससे बचना है, क्योंकि उसको दर्शाना थोड़ा ज़्यादा छोटे काम हो जाते हैं। उसको भिन्नों को दर्शाना आप लोग सीखा होगा कक्षा 6 में। अच्छा, y का मान 3 रखो, 3 × 3 = 9 में से 7 गया, 2 में 3 का भाग लगेगा, नहीं लगेगा। y का मान 4, 4 × 3 = 12 में 7 गया, 5 में 3 का भाग लगेगा, जब हो रहा है। अब क्या करें, ये दिक्कत है ना। तो एक काम करते हैं, सरल रूप में कुछ बनाने के लिए। वैसे तो हमने यहाँ पर गुणांक अनुपात बना दिया था, तब तो दिक्कत होगा, ले लेते हैं। चलिए यहाँ बता देते हैं आपको। y का मान और सोचिए, 5 5 × 15, 15 में 7 गया, 15 में 7 गया, 8 में 3 का भाग लगेगा, नहीं ऐसे मिल रहा है, ये दिक्कत है। अच्छा, 6 लीजिए, 6 × 18, 18 में 7, 18 में 7 गया, 11 आएगा। हाँ, 11 में 3 का भाग लगेगा नहीं, है ना। अच्छा, 6 के बाद 7, 21, 21 में 7 घटाइए, 21 में से 7, 9, 14, 14 में 3 का भाग लगेगा नहीं। तो एक काम करते हैं, जो हमने यहाँ पर गुणांक का अनुपात बनाया था उसको हटा करके इस समीकरण को कुछ और बना लेते हैं, ठीक है। इसको हटा देता हूँ। वैसे इस किताब में ऐसे सवाल नहीं देगा भी तो उसको हल कर सकते हैं, ऐसा नहीं देगा कि नहीं डिवाइड होता, ठीक है। मैं बना लेता हूँ यहाँ पर,
इसको हटा देता हूँ तो यहाँ पर 3 के स्थान पे क्या लिख देंगे, ये 3 के स्थान पे यहाँ कुछ और करते हैं। देखो यहाँ क्या क्या आ रहा था, 14 आया था ना, जी और क्या आया था, 14 आया था, 8 आया था, तो मतलब 2 ले लेते हैं। जी ठीक, यहाँ भी 2 ले लो। तो अनुपात, अब देखो वही बात होगा, बराबर तो आएगा ही नहीं, मतलब 1/2 आएगा, 2/-3 आएगा, तो पहले ही दोनों बराबर नहीं है, जी वही बात होगा, मतलब प्रतिच्छेदी होगा। अब देखते हैं, समझ में आया? इसको बना के दिखा दूँ, ऐसे देखो, A1/A2 बराबर B1/B2। अब देखो मान रखो, A1 का मान 1/2, ठीक, और 2/-3, तो क्या ये बराबर है? नहीं ना, नहीं। तो हम कहेंगे कि क्या है, ये दोनों प्रतिच्छेदी है। देखते हैं ग्राफ में प्रतिच्छेदी दिखाता है कि नहीं। ठीक, ठीक है, यहाँ लेते हैं 2, अरे सर थोड़ी जल्दी हो 2 कर देता हूँ। चलिए। अच्छा, यहाँ पर 2 हो गया। अब इसको हल कीजिए, 2x - 3y बराबर -7 और 2x बराबर क्या मिलेगा इधर आकर के, प्लस में 3y और ये -7, तो x बराबर मनीष 3y - 7, 2 इधर आएगा तो बटे में। अब y का मान रखना शुरू कर दीजिए। y का मान 1 रख दो, 3 में से 7 गया, 4 -4, और -4 में 2 का डिवाइड लग गया। तो रखते हैं यहाँ y का मान 1, तो x बराबर कितना आएगा, माइनस में 2। मनीष हल कर लोगे? बोलो। हाँ सर जी। ठीक है, तो y का मान 1, देखो ध्यान देखो, 1 में 3 का गुणा, 3 -7 -4 हुआ, और -4 में 2 का डिवाइड दो -2, तो x बराबर 2 -2। दूसरा, इस बिंदु क्या बना, -2 का मान, 1 दूसरा क्या रखें, कोई भी रख दो, मिलेगा तो सम संख्या मिलेगा ऊपर, 2 रखो, 2 3 6 नहीं होगा, बटे में आ गया, 3 हाँ आएगा, 3 दूना 3 3 9, जी तो y का मान रखा 3, तो देखिए 3 3 9, 9 में से 7 गया, 2 और 2 में 2 का भाग 1, तो x बराबर 1। तो इस स्थिति में बिंदु 1 का मान 3। आप ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है, ठीक है, इसको नोट कीजिए, तो मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ, बड़ा बनाएंगे ना तब समझ में आएगा। इसको नंबर वाइज डाल देंगे, पहला दूसरा समीकरण, इन दोनों समीकरणों का, पहले समीकरण का हमने निर्देशांक बिंदु यहाँ प्राप्त किया, और दूसरे समीकरण का निर्देशांक बिंदु ये दोनों प्राप्त किया। इन्हीं दोनों का ग्राफ बनाना है। आगे चलते हैं। अब इन दो और दोनों समीकरणों के बिंदुओं के आधार पर ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर दोनों बिंदुओं को लिख दिया है, दोनों समीकरणों के बिंदुओं को। करना क्या है, ग्राफ बनाने से संबंधित पहले ये देख लेना है कि इन सभी बिंदुओं में सबसे अधिकतम अंक कौन सा है, माइनस प्लस सब मिलाकर 3 है। 3 होने का मतलब अगर कोई माइनस में भी है बिंदु तो समझिए चारों चतुर्थांश बनाना पड़ेगा। अगर सब बिंदुएं धनात्मक हैं तो केवल पहले वाले चतुर्थांश को ही बड़ा बना दो, ठीक। तो क्या करना पड़ेगा, चारों बनाना पड़ेगा। सबसे अधिकतम क्या है, 3 वाला अंक, तो समझिए चारों वाले अक्ष पर 3 पॉइंट डालेंगे, एक एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। ऐसे इसको ऐसे बनाया और एकदम मध्य में लेकर के इसको बड़ा बना देंगे ऐसे। यहाँ पर रहेगा एक्स अक्ष, एक्स डैक्स अक्ष, वाई अक्ष और वाई डैक्स अक्ष। ये हमने बताया था कैसे माइनस प्लस आता है, संख्या रेखा वाला काम है इसको। इस बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु, जिसका निर्देशांक 0,0 होता है। एक अंक में पूछता है मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, विकल्प डाल दिया 0,0, 0,1, 1,0, इनमें से कोई नहीं, तब बोलेंगे 0,0, ठीक है। इनकी संबंधित कुछ बातें होती हैं। ऐसे भी कहता है एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण बोलेंगे y बराबर 0, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण x बराबर 0 समांतर के लिए, ठीक। अच्छा अब देखते हैं, पहले क्या दर्शाना पड़ेगा,
समान दूरी पर कितने, 3 या उससे एक्स्ट्रा ले लें, यहाँ बड़ा बनाएंगे, जी 1 2 3 हो गया, 3 जाने तो इतनी ही दूरी इस पर भी आप लोग समझ सकते हैं, स्केल की सहायता से बनाना होता है। जी 2 3 ठीक है, हम तो अंदाज से बना रहे हैं। जी इधर भी इतना ही दूरी लेकर के 1 2 3, नीचे भी यहाँ तक आ रहा है, जी 1 2 3 3 ठीक। अब बिंदु बताइए, सब बिंदुओं को देखकर किसकी चतुर्थांश में जाएंगे। 3 का मान 0 हमने बताया था, इस तरह का बिंदु अगर y का 0 है तो किस अक्ष पर, x अक्ष पर, जी x अक्ष पर। अब x अक्ष तो 2 है, जी एक धनात्मक ऋणात्मक, जी जब ये धन है तो धन वाले पे जाएगा। जी 3 x अक्ष पर, ये यहाँ 0 है तो 1 2 3, और y वाला 0 है तो नहीं जाएंगे, यहीं पर रह जाएंगे। ये है 3 कामा 0। अभी लिखने से पहले ऐसे इसको लिख सकता हूँ, मान लीजिए 3 कामा, जी और सबसे पहला काम होगा पहले समीकरण के ही दोनों बिंदुओं को दर्शा करके खींचना, नहीं तो सबको खींच देंगे और पता नहीं चला कि ये बिंदु इसमें मिला कर डाल दिया, उसको ऐसे मिला दिए तो कब हो जाएगा। 1 कामा 1 1 1 धनात्मक है तो पहले चतुर्थांश में आएगा, तो 1 1 को पहले में ही खींचेंगे, जी जहाँ भी कटे वही बिंदु। ये है 1 ये है 1, तो इसको ऐसे खींचना है, देखिएगा ऐसे एकदम सही थे, सही यहाँ कटेगा, जी अंदाज से देखिए ये आया और ये आया, जी तो यही वाला बिंदु क्या है, कटेगा 1 कामा 1। 1 कमा 1 इसको ऐसे लिखते हैं 1 कामा 1 ठीक। अब इनको मिला दीजिए और देखेंगे हमों को क्या देखना है, सर्कस देखना है। सर्कस कौन सा सर्कस, ये करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, कर रही है समझ गए। वैसे जो भी हो बना रहे हैं तो बना रहे हैं, मुझको समझने से मतलब है। जी किसका ग्राफ है, पहले समीकरण का, दूसरी का -2 कामा 1। पहले पता करो किस चतुर्थांश में यही स्थित है, तीसरा तीसरे में। जी तीसरा में तो तीसरे में अगर है, तीसरे में है, ना चौथा में है दूसरे में है, हाँ? माइनस कामा प्लस, जी माइनस कामा प्लस, हाँ पहले एक्स अक्ष वाला है ना, पहले एक्स अक्ष वाला है जो कि माइनस है, तो माइनस एक्स अक्ष इधर है, जी माइनस प्लस इसमें आएगा -2 1 2 1 1 ऐसे खींच जाएगा, इधर इधर। तो देख लीजिए ऐसे आ रहा है कहीं, जी इसके से मिलाते हैं ना, वहाँ ग्राफ पर आपको मिलता है। जी जी ये है बिंदु -2 कामा 1 1 कामा 3 किस चतुर्थांश में है? सिंपल सी चीज है, दोनों धनात्मक है, पहला में पहला में पहला धनात्मक है, जी। चिन्ह देख लो। तो 1 कामा 3 का मतलब 1 है एक्स अक्ष पर 1 इकाई, जी 3 है वाई अक्ष पर 3 इकाई। तो ये है 1 इधर जाएगा और 3 इधर आएगा, यहाँ आया 1 कामा 3। अब बताइए, अंदाजा लग रहा है कि कटेगा तो कटेगा एक ही स्थान पर, 2 स्थान पर नहीं कट सकता। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिला रहे हैं, सर्कस देख लिए जी जी है ना, कहाँ कट रहा है, यहाँ कट रहा है। अब इस बिंदु का निर्देशांक जो भी होगा वही निर्देशांक इन दोनों समीकरणों का हल कहलाएगा, और यही पढ़ रहे हैं रैखिक समीकरण का ग्राफीय विधि, इस ग्राफीय विधि से हल। अब ये कवर हुआ, समझ लीजिए तो समझिएगा ध्यान से कि जब भी समीकरण दे दिया और उस समीकरण का आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं। बिंदुओं को प्राप्त करते हैं, और वो बिंदुओं को रखने से भी संबंधी बात होता है कि क्या रखें कि दूसरे का भी मान पूर्ण संख्या में मिले। अगर भिन्न में आता है तो उसको हटा दीजिए, नहीं लेना है। हमने ऐसे देखा था, यहाँ पर ऐसा कोई सवाल देगा ही नहीं कि भिन्न में प्राप्त हो, जी ऐसे प्राप्त किए। प्राप्त करने के बाद इन बिंदुओं को इससे दर्शाएंगे, दर्शाने से भी पहले क्या देखना है, कौन सबसे अधिकतम अंक है, उतना ही चतुर्थांशों पर
अंक अंकित कर देंगे। अधिकतम 3 था, अंकित कर दिया। और कौन ऋणात्मक धनात्मक है? एक ऋणात्मक है, समझिए चारों चतुर्थांश बनाने पड़ेंगे बराबर बराबर। फिर इनको आराम से दर्शाइए और सबसे पहले समीकरण के बिंदुओं को दर्शा करके मिला दीजिए, दूसरी बिंदु को दर्शा करके मिला दीजिए। और दोनों कहाँ कटते हैं? यहाँ पर। तो हम कहेंगे कि ये जिस समीकरण का बिंदु था वो समीकरण क्या है? प्रतिच्छेदी ग्राफी निरूपण करते हैं। और हमें पता किया था ना यहाँ गुणांकों में संबंध लेकर के। तो गुणांकों के संबंध से बताओ या ग्राफ बना कर बताओ। तो ग्राफ बना कर बताना थोड़ा एक्स्ट्रा काम हो जाएगा, और गुणांकों को लेकर बता दो झड़ से आ जाएगा। ठीक है, यही तरीका है। और ये पूरा जब हम लोग दर्शा करके देख लेते हैं तो क्या कहलाता है? रैखिक समीकरण। किसी भी रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल। अभी तो हल नहीं निकला है, अभी क्या निकला है? अभी पता किए हैं कि क्या ये दोनों जिस समीकरण का बिंदु है, ये दोनों समीकरण के ग्राफ एक बिंदु पर कटते हैं कि नहीं कटते हैं। ठीक, कटते हैं तो उस कटान बिंदु का निर्देशांक क्या है? वही निर्देशांक उस समीकरण का क्या कहलाएगा? हल कहलाएगा। ठीक, अब इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो सकता है? तो अंदाजा लगाओ। ये बिंदु, ध्यान देखो, यह बिंदु इस वाले अक्ष और इस अक्ष की तरफ आ रहा है ना इधर। तो हम ये देखेंगे कि यह बिंदु इस अक्ष से कितनी दूरी पर है और यह बिंदु इस वाले अक्ष से कितनी दूरी पर है। तो अंदाजा लगाओ। देखो ये लगभग इस 2 के सीधा में आ रहा है, 2 है ना, 1 2 इसके सीधा में। तो वाई अक्ष से दूर है ना, और ये बिंदु इससे कितना दूर है? ठीक, समझने के लिए आप ऐसे समझिए। मान लीजिए ये डस्टर है, तो इस डस्टर से यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया। हमने पूछा कि इस डस्टर से यह पॉइंट कितनी दूरी पर है। तो आप इसकी दूरी देखेंगे। तो इससे दूर देखने का मतलब कि यहाँ से इधर देख रहे हैं तो ये एक्स अक्ष से दूर का मतलब वाई अक्ष पर जा रहे हैं गिनने के लिए। और यदि वाई अक्ष से दूरी देख रहे हैं तो आप एक्स अक्ष पर गिनने के लिए जा रहे हैं। तो अंदाजा लगाओ कि यहाँ से ये लगभग में अगर 1 है और इस तरह से ये 1 2 की दूरी पर है, तो हम बोलेंगे कि यह बिंदु 1,2 है। ठीक, समझ गए? मतलब कि इस बिंदु का अंक अगर 1,2 है तो हम ये कह सकते हैं कि उन समीकरणों का हल x बराबर 1 आएगा और y बराबर 2 आएगा। यहाँ पर तो नहीं पता कर सकते, ग्राफ तो है नहीं। ग्राफ रहता तो हम लोग खाने गिन करके देख लेते कि इसका निर्देशांक क्या है। अगर नहीं गिन सकते हैं तो उन दोनों समीकरणों को हल कीजिए और देखिए xy का मान क्या आता है। वही मान इस बिंदु का निर्देशांक होगा और वही बिंदु ग्राफिक विधि से हल में आएगा। ठीक, तो क्या उनको हल कर सकते हैं? उनको हल कीजिएगा, जो मिलेगा वही इस बिंदु का निर्देशांक होगा। और इसको बनाइए, बना करके हल कीजिएगा, हल करके यहाँ पर रख दीजिएगा। ठीक है, और इसको मैं छाप देता हूँ यहाँ पर और देखते हैं क्या आता है।